सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हमको मिलेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। तो भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना 3 से लेके 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य है वहां पर की गई। जल पक्षी की बात करें जिसे वेडर पक्षी भी कहते हैं, ये ऐसे पक्षी होते हैं जिनके लंबे पैर होते हैं, लंबी गर्दन और चोंच भी लंबी होती है, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होती है। ये मछली और मेंढक आदि पर जीवित रहते हैं, मतलब इनको खाते हैं। तो जल पक्षियों के कुछ उदाहरण आपके सामने जैसे कि क्रेन हो गया, सारस हो गया, शुबिल, आइबिस, बगुला, फ्लेमिंगो, ये सब वेडर पक्षी के ही कुछ उदाहरण हैं। तो एक प्रश्न तो आपका करंट अफेयर्स का यहाँ पे क्या तैयार हो गया, देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना ये किस राज्य ने की या कहाँ पे की गई, गुजरात में। एक प्रश्न आपका यहाँ से ये तैयार होता है कि देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और पहला समुद्री अभयारण्य ये कहाँ पर है। तो ये कच्छ की खाड़ी, जामनगर, गुजरात में है। ये जो भारत का पहला समुद्री अभयारण्य है ये 1980 में बना था और 1982 में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये स्थापित किया गया था। तो ये प्रश्न भी याद रखेंगे। अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर करने की कोशिश करना। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। चलो अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। आंध्र प्रदेश था, बिहार था या तेलंगाना था। और ये जाति आधारित जनगणना इन तीनों ने ही अभी शुरू की है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा राज्य है, ये आप बता दो। फिर अगला प्रश्न देखो, ये डेटा से भरपूर ये प्रश्न है, बहुत सारा डेटा यहाँ पे हमें जानने को मिलेगा। क्या है प्रश्न कि 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आंसर होगा 6ठा स्थान। तो अभी भारत सरकार ने एक डेटा रिलीज किया जिसके अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान के निर्यात के मामले में 6ठे स्थान पर रहा है। 2023 में दुनिया के कपड़ा और परिधान बाजार में देश की हिस्सेदारी की अगर बात करेंगे 3.9% है, ये भी याद रखना। वैसे दुनिया में कपड़ा और परिधान का सबसे बड़ा निर्यातक देश, एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा हो सकता है, चाइना है। फिर यूरोपियन यूनियन और बांग्लादेश वगैरह है। भारत 6ठे स्थान पर है, पहले पे चाइना है, ये याद रख लो दो। अच्छा, सरकार ने और क्या डेटा जारी किया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपको बताता हूं। देखो, इन्होंने बताया कि ऊन और हथकरघा को छोड़कर के सभी प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, मतलब पॉजिटिवली ग्रोथ हमें देखने को मिली है। केवल ऊन में 19% की और हथकरघा में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। उसके अलावा ये पॉइंट और याद रखो कि वित्त वर्ष 2024-25 की जो पहली 6 है, पहली 6 मतलब अप्रैल से लेके अक्टूबर के दौरान भारत से वस्त्र और परिधान के निर्यात में किस वस्तु की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। तो आंसर होगा रेडीमेड परिधान। और कितना था, 41%। उसके अलावा अगर पूछे कि इसी टाइम पीरियड में यानी कि अप्रैल से लेके अक्टूबर के दौरान वस्त्र और परिधान का कुल आयात कितना रहा, आयात यानी कि इंपोर्ट कितना रहा, तो $5.425 बिलियन का रहा है। और इसमें 1% की गिरावट देखी गई है पिछले साल की तुलना में। वहीं इसी टाइम पीरियड में अगर बात करें वस्त्र और परिधान का कुल निर्यात कितना रहा यानी कि एक्सपोर्ट, तो $21.358 बिलियन का निर्यात रहा है। इसमें 7% की वृद्धि देखी गई है, इंक्रीमेंट देखा गया है। मतलब वस्त्र और परिधान में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर इंपोर्ट की बात करेंगे तो वो इतना है और इसमें भी 1% की गिरावट है, मतलब इंपोर्ट कम हुआ इस बार, अच्छी बात है। और एक्सपोर्ट इतना है, वो 7% ज़्यादा हुआ, जो कि अच्छी बात है। तो इससे ये जो डेटा था वो मैंने आपको बता दिया, जो काम का डेटा था। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में एसोचैम का महासचिव सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है। तो आंसर होगा मनीष सिंघल को। तो याद रखेंगे अभी मनीष सिंघल को एसोचैम का नया महासचिव सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। और किनका स्थान लिया उन्होंने, दीपक सूद का स्थान लिया है। अच्छा, एसोचैम की फुल फॉर्म मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1920 में।
तो ये है क्या? तो ये एक व्यापार और उद्योग संगठन है जो भारत में ट्रेड और इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, और अभी सेक्रेटरी जनरल बन गए मनीष सिंघल। अब देखो, इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम है मनीष, मैंने कभी बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक में जरूरत पड़ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी कोई जरूरत पड़ी भी नहीं कि मैं आपको अपना नाम बताऊं। तो मेरा नाम मनीष है, पर मैं सिंगल नहीं हूं, है ना। तो आप मेरे साथ मनीष के साथ पढ़ोगे तो मैं आपको ऐसो चैंपियन बना दूंगा, ऐसो चैंपियन बना दूंगा कि दुनिया याद करेगी कि यार भाई कैसो चैंपियन बनाए हुए यार, मजो आ गया। तो ऐसे याद रख लोगे तो याद रह जाएगा, हिंट मिल जाएगी कि यार करंट अफेयर्स पढ़ना है तो मनीष से पढ़ना है, वो आपने को असो चैंपियन बनाओगे, असो चैंपियन बनाओगे कि मजा आ जाओगे। ये राजस्थान की हाड़ौती भाषा है, हमारे यहाँ चलती है। और आपको याद हो तो पिछले साल मैंने आपको बहुत बार एसोचैम रिवाइज कराया है, क्योंकि पिछले साल इसके प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम है संजय नायर। तो उनका नाम भी याद रखना, प्रेसिडेंट संजय नायर है और मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव बन गए हैं। अच्छा, कुछ 10-11 अपॉइंटमेंट्स में आपको और रिवाइज कराता हूँ जो हाल ही में न्यूज में रहे। देखिए अभी तो देखो 5 राज्यों में नए गवर्नर बने थे, उनको पहले रिवाइज करेंगे। जैसे कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार के बन गए, वीके सिंह मिजोरम के बन गए, और मणिपुर के बन गए अजय कुमार भल्ला, हरिबाबू कंबमपति उड़ीसा के बन गए, और केरल के बन गए राजेंद्र विश्वनाथ अर्रेकर। मतलब जो बिहार के थे वो केरल में चले गए, केरल वाले बिहार में चले गए। उसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने वी रामसुब्रमण्यम, यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष बने मदन लोकुर, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन के अध्यक्ष फिलोमेन यांग हैं, कैमरून देश के हैं, याद रखना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है आशीष खन्ना, मार्च में ये अपना पद संभाल लेंगे। अभी वर्तमान में डॉक्टर अजय माथुर ही हैं। और रेवेन्यू सेक्रेटरी बने अभी अरुणेश चावला, जबकि वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी हैं तुहिन कांत पांडे, ये भी अभी पिछले साल ही बने थे। तो ये 11 अपॉइंटमेंट्स और हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, और ऐसा करने का उद्देश्य क्या बताया गया कि हमारे रक्षा बलों यानी कि आर्म्ड फोर्सेस की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वॉरफेयर की तैयारियों में आधुनिकता लाना, मॉडर्नाइजेशन करना। उसके अलावा 2025 में रक्षा मंत्रालय साइबर और स्पेस जैसे नए क्षेत्रों और उभरती टेक्नोलॉजीज पर भी काम करेगी, ध्यान केंद्रित करेगी। तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2025 को इंग्लिश में बोलोगे तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो अभी 1 जनवरी 2025 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को शुरू किया है। इससे 1,80,00,000 से ज़्यादा छात्रों को मुफ्त में इंटरनेशनल जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स तक पहुंच मिलेगी। और इस योजना के तहत देश के सभी केंद्रीय और राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों को एक ही मंच के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुंच मिलेगी। इस योजना का संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अंतर्गत आता है। और इस योजना के लिए अगले 3 साल यानी कि 2025, 2026 और 2027 तक कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये योजना भारत के रिसर्च और एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करेगी। क्या है योजना का नाम? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा साई परांजपे को। तो भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक और लेखिका हैं साई परांजपे, जिनको अभी पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें स्पर्श, चश्मे बद्दूर, कथा और साज जैसी जीवन पर आधारित फिल्मों के लिए जाना जाता है। और ये जो पुरस्कार है उन्हें मिलेगा कहाँ पे? अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में, जिसका अभी 10वां संस्करण होगा 15 से लेके 19 जनवरी 2025 तक। कहाँ पे? छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में, वहीं इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा।
तो इन्हें ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा और मराठी साहित्य दोनों में उनके व्यापक योगदान के लिए दिया जा रहा है। क्या नाम है? साई परांजपे को। और इनके बारे में बात करें तो इन्हें अभी तक 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 2 बार ये भारतीय फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2006 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और अब इनको मिलेगा पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी ऑप्शन पे आप चलोगे तो स्वप्नन चौधरी, अभी जो मध्य प्रदेश में 100वां तानसेन समारोह हुआ था वहीं पे इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 मिला था। विभव तालुकदार की बात करेंगे, IUCN का हैरी मैसेल पुरस्कार मिला। और रघुपति भट्ट कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 इनको मिला था। कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर हो जाएगा भोपाल में। तो अभी 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये किया गया कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन किया मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव ने। और इसी के साथ मुख्यमंत्री साहब ने वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला के स्वचालन का भी उद्घाटन किया है, जिससे आम नागरिक घर बैठे वेधशाला की दूरबीन का उपयोग कर सकेंगे। और इस बार ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ ये इसका 31वां संस्करण था जो भोपाल में हुआ। और पिछली बार यानी कि 2023 में इसका जो 30वां संस्करण है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अच्छा, ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इसका आयोजन करता है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की बात करें तो इसका जो पहला आयोजन है, पहला संस्करण 1993 में हुआ था। इसमें 10 से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उद्देश्य क्या है? मतलब इसके आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अपनी रचनात्मकता और नवीनता दिखाने और विज्ञान का उपयोग करके सामाजिक समस्याओं को हल करने की उनकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए ये एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अच्छा, इस बार की थीम भी है। थीम क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। अच्छा, ये हुआ भोपाल में ना, तो मैं आपको भोपाल से ही कुछ प्रश्न करवाता हूं जो अभी भोपाल जिन कारण से न्यूज में था। आपको याद होगा अभी भोपाल में ही एक साथ 7,000 लोगों के द्वारा गीता का पाठ करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति को मापने वाला पहला शहर भोपाल बना। और देश का पहला ई कचरा क्लिनिक ये बना भोपाल में। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो आप सभी जानते हो। कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर ही अभी एक बुक आई थी, द प्रिजनर ऑफ भोपाल, जिसको लिखा टिम वॉकर ने। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रतिभा सतपथी को। तो पुरस्कार का नाम है गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार। किसे मिला? प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को। इन्हें 2023 के लिए मिल रहा है ये सम्मान। पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में गंगाधर मेहर के नाम पर इस गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पहली बार दिया गया 1991 में। ये जो पुरस्कार है ये कविता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है जिन कवियों ने साहित्य जगत पर विशेष रूप से कविता के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। और कहाँ पे दिया जाता है ये? तो हर साल ये संबलपुर विश्वविद्यालय जो उड़ीसा में है उसी के स्थापना दिवस पर ये दिया जाता है। तो अभी 5 जनवरी 2025 को संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस प्रतिभा सतपथी को ये पुरस्कार, ये सम्मान दिया जाएगा। इसमें प्रशस्ति पत्र, शॉल वगैरह और 1 लाख रुपए मिलेंगे इनको। बाकी प्रतिभा सतपथी की बात करें तो वे 1960 के दशक में उनके काम शेष जहां, इससे ये प्रसिद्धि प्राप्त की थी इन्होंने, ये प्रसिद्ध हुई थी। और उनकी कई रचनाओं को कई भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है, ट्रांसलेट किया जा चुका है। उन्हें 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और अब मिलेगा गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रतिभा सतपथी का नाम याद रखना। ऑप्शंस पे चलते हैं। किरण मजूमदार शो बायोकॉन की संस्थापक है। जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला इनको अभी। और सूर्यबाला 34वां व्यास सम्मान मिला 2024 के लिए। कौन देश को वासी जो इनका नॉवेल है उसके लिए। उसके अलावा शाजी एन करुण की बात करें तो जैसे डैनियल पुरस्कार 2023 इनको मिला था।
तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र और वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. मणिलाल का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा सन 2020 में। तो प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के.एस. मणिलाल का अभी 86 वर्ष की उम्र में केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। वे प्राचीन लेटिन वनस्पति शास्त्रीय ग्रंथ हॉर्टस मालाबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने के लिए जाने जाते थे और 2020 में विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, हमारा जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 जनवरी को। अच्छा, इंट्रोवर्ट पीपल बहुत सारी बार आपने सुना होगा, ये तो बड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन है, ऐसा सुना है आपने? किन लोगों को कहते हैं जो बहुत शांत रहते हैं और अकेले से रहते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, शांत स्वभाव के रहते हैं, अकेले अकेले चुपचाप रहते हैं, ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट पर्सन कहा जाता है। तो उन्हीं के लिए ये दिवस है जो हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्मुखी जिन्हें कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट को कहते हैं बाह्यमुखी। तो ये अंतर्मुखी लोगों के अद्वितीय गुणों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है ये दिन। सिंपल सा याद रखना, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2 जनवरी को होता है। अभी 1 जनवरी को हमने देखा ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया था। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन मैं आपको करा दूं, फिर हम सेशन। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 4 जनों को। अच्छा, ये वीडियो मेरा पेंडिंग है, कल मुझे समय नहीं मिला। मैंने आपको बताया ना, ये अब आपका इसमें बहुत मेहनत लग रही है, 12 घंटे से ऊपर इसको बनाने में चला गया वक्त, लेकिन बनाऊंगा मैं आज कल में दे दूंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद पूछा था UIDAI के नए CEO कौन बन गए? भुवनेश कुमार। फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में R वैशाली ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। फिर पूछा, दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का निधन हो गया, वे किस देश से थी? हंगरी। और संस्कृति उत्सव 2024 ये कहाँ पे शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में। फिर पूछा, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य? छत्तीसगढ़। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे डॉक्टर पियरे सिल्वेन, इनका निधन हो गया, किस वर्ष पद्मश्री मिला? 2024। और जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस, इस बुक को लॉन्च किया अमित शाह ने। वाव थर्राद किस राज्य का 34वां ये नया जिला बन गया? गुजरात। और RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.6%। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, WHO ने किस नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया? तो आंसर होगा सारा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न। और हाँ, मंथली वाला वीडियो का जो सेकेंड वाला पार्ट है वो कल आ चुका है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।